नमस्कार साथियों, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग, वो भी आपके साथ। मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 7th का एक नया चैप्टर, बाजार में एक कमीज। ये 8th चैप्टर है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा सा अध्याय है, बहुत सरल है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। आप सब इसको आगे इसको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि हाँ, इसके अंदर ज्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, लेकिन हमें इसको पढ़ना है और तल्लीनता के साथ में इसको समझना भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कमीज मतलब शर्ट बाजार में आती कैसे। आप और मैं, हम सब लोग शर्ट पहनते हैं और बाजार में हम जाते हैं भी हैं, खरीदते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शर्ट के यहां आने में कितने लोगों का योगदान है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? आइए इस चर्चा को यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक किसान की। जगह है कुर्नूल, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। कुर्नूल आंध्र प्रदेश की एक किसान है स्वप्ना। कुर्नूल की किसान, कुर्नूल की एक किसान, उसका नाम है स्वप्ना। स्वप्ना ने अपने खेत में कपास पैदा की, कपास उपजाया और वो कपास लेकर के जब वो कपास पक गई तो उसको बेचने के लिए वो अपने स्थानीय व्यापारी के पास में जाती है। शुरू करते हैं। स्वप्ना कपास को स्थानीय व्यापारी को बेचती है, स्थानीय व्यापारी को बेचती है। वो व्यापारी उसके जान पहचान वाला है, उनसे काफी उनका सौदा चलता रहता है। स्वप्ना अगर चाहती तो इस रुई को सरकारी मंडी में बेचती थी और उससे ज्यादा उसको पैसा मिल सकता था। लेकिन जब स्वप्ना ने कपास की फसल को तैयार किया था, उसके लिए बीज खरीदा था, उसके लिए उर्वरक खरीदे थे, जो आप फर्टिलाइजर बोलते हैं, जिसको रासायनिक खाद जिसको बोलते हैं आप, वो सब खरीदा था, तब उसने इस व्यापारी से पैसा उधार लिया था। अब यहां से सीधा प्रश्न निकलता है कि जो स्वप्ना थी कुर्नूल की किसान, उसने इस व्यापारी को ही अपनी फसल या अपनी जो कपास है वो क्यों बेची? तो इसका उत्तर सीधा सीधा आएगा, क्योंकि फसल बोने से पहले स्वप्ना ने, आप ध्यान में रखना, प्रश्न यहां से निकलता है, फसल बोने से पहले स्वप्ना ने, स्वप्ना मतलब इस किसान ने, फसल बोने से पहले स्वप्ना ने व्यापारी से बीज, खाद और कीटनाशक आदि के लिए, बीज, खाद तथा कीटनाशक आदि के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। पैसे उधार लिए थे। कितने पैसे लिए थे? लगभग 2250 रुपए, जो आपकी किताब में दिए, हम उसी आंकड़े को यहां पर रखेंगे। आदि कीटनाशक आदि को खरीदने के लिए, आदि को खरीदने के लिए व्यापारी से, आदि को खरीदने के लिए व्यापारी से 2250 रुपए उधार लिए थे। 2250 रुपए उधार लिए थे और व्यापारी को कहा था कि जब मेरी रुई पक जाएगी, व्यापारी से वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि जब मेरी रुई पक जाएगी तब मैं ये आपको ही बेचूंगी। तो आपको दूसरा पॉइंट ये लिखना है, व्यापारी से वादा किया था कि वह रुई उसे ही बेचेगी, कि वह रुई उसे ही बेचेगी। देखिए, मैं जो मुख्य बिंदु है सिर्फ उसकी ओर आपका इशारा कर रहा हूं,
फालतू की जो बातें हैं दूसरी यहाँ पे चर्चा में नहीं ला रहा हूं। हमने देखा कि कुर्नूल की किसान है स्वप्ना। स्वप्ना अपने खेत पे काम करती है और कपास उपजाती है। अब कपास जब उपजाती है तो उसको बेचने के लिए वो गांव जो उसका जो स्थानीय व्यापारी शहर का उसके पास ही उसको बेचने जाती है। क्यों? क्योंकि उसने फसल बोने से पहले व्यापारी से बीज, खाद और उर्वरक या कीटनाशक आदि के लिए व्यापारी से पैसे उधार लिए थे। कितने लिए थे? 2250 रुपए। और उससे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि वो रुई उसको ही बेचेगी। यहां से सीधा सीधा उत्तर है आपको प्रश्न। पहला प्रश्न ही है कि स्वप्ना ने अपनी रुई किसान इस व्यापारी को ही क्यों बेची, सरकार को या सरकारी मंडी में क्यों नहीं बेची। अब बात करते आगे। रुई तुलती है और रुई जो है वो पूरी 6000 रुपए की रुई होती है। व्यापारी कहता है, व्यापारी के जो आदमी कहते हैं कि भाई आपके 6000 रुपए की रुई हुई है 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। 1500 रुपए प्रति क्विंटल, 100 किलो के 1500 रुपए और आपके अभी 6000 रुपए आपको देने हैं। उसमें से 2250 तो आपने लिए थे, उसका ऊपर कुछ ब्याज था, तो 3000 रुपए आपके बाकी हैं। 3000 रुपए आपके उधार में थे और बाकी के 3000 रुपए आपको रोकड़े दे रहे हैं। मतलब जो 2250 आपने लिए थे ना उसका कुछ ब्याज हुआ है 750 रुपए और 3000 रुपए आपके निकलते हैं, 3000 हम आपको देते हैं। तो स्वप्ना को सिर्फ 3000 रुपए मिलते हैं। इतना काम करने के बाद में, इतनी रुई उपजाने के बाद में स्वप्ना कहती है केवल 3000 रुपए। बोले हाँ 3000 रुपए है, फिर भी अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप दूसरी जगह इसको बेच सकते हैं। स्वप्ना कहती अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि रुई स्वप्ना की, फिर स्वप्ना को इतना एहसान लेने की क्या आवश्यकता है? जब स्वप्ना के पास पैसा नहीं होता है तो व्यापारी से उधार लेती है, कभी बीमारी के लिए, कभी बच्चों की स्कूल की फीस के लिए, कभी काम नहीं मिलता है, वो भी एक है। तो उस समय व्यापारी उसके काम आता है, इसलिए वो उसके एहसान तले भी दबी हुई है। तो आपको ये भी चीज यहां मेंशन कर सकते हैं हम कि बीमारी में, बच्चों की स्कूल की फीस में, बच्चों की स्कूल की फीस, और जब काम नहीं मिलता तब, जब काम नहीं मिलता तब व्यापारी स्वप्ना को पैसे उधार देता है। व्यापारी स्वप्ना को पैसे उधार देता है। तो इसलिए स्वप्ना जो अपनी रुई इसको बेचती है और वो इससे संपर्क में रहती है। और कुल मिलाकर के यहां पर हम कह सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला, सॉरी है ना, ये पहला वाला, ये दूसरा जो प्रॉमिस किया था, और ये तीसरा, 3 बिंदु आपको याद रखना है कि व्यापारी को ही स्वप्ना ने अपनी रुई क्यों बेची। यहां पर पहला बिंदु समाप्त होता है, किसका? स्वप्ना और व्यापारी। आपको देखिए ये सब चीजें याद रखनी है, लास्ट में हम बात करेंगे। तो जो पहला पेयर बना है वो बना है स्वप्ना का और उसके साथ में व्यापारी का। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर स्वप्ना को कम फायदा हुआ है और व्यापारी को ज्यादा फायदा हुआ है। लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। और व्यापारी के बाद में अब हम चर्चा करते हैं इरोड के कपड़ा बाजार, इरोड तमिलनाडु में। अब आंध्र प्रदेश से आपको इरोड लेके चलता हूं, मैंने देखा है बाजार, ये बहुत अच्छा कपड़ा बाजार है। यहां पर हम 2 पक्षों से मिलेंगे, एक मिलेंगे बुनकर से और दूसरे मिलेंगे कपड़ा व्यापारी से। देखिए, एक हम मिलेंगे यहां पर बुनकर से जो कपड़ा बुनता है, और दूसरा पक्ष है यहां पर कपड़ा व्यापारी जिसके लिए वो कपड़ा बना रहा है। बिल्कुल उसी स्टाइल में, उसी शैली में जैसे हमने तुलना की थी स्वप्ना की और व्यापारी की। एक कम लाभ वाला था, एक दूसरा ज्यादा लाभ वाला था। यहां पर भी वही सिस्टम है। ये बुनकर और कपड़ा व्यापारी दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन यहां पर बुनकर को कम पैसा मिलता है। व्यापारियों द्वारा बुनकर को कपड़ा बनाने के ऑर्डर दिया जाते हैं। यहाँ पे
व्यापारियों द्वारा बुनकरों को कहा जाता है कि आपको इतना कपड़ा बनाना है, ऐसा कपड़ा बनाना है। बुनकरों को कपड़ा बनाने के ऑर्डर दिए जाते हैं। इसको आपको समझना है। वहां पर एक प्रश्न था कि स्वप्ना ने अपनी रुई व्यापारी को क्यों बेची। यहां पर दूसरा प्रश्न निकलेगा दादन व्यवस्था का, एक टर्म है दादन व्यवस्था, जिसको आप पेशगी प्रणाली भी कह सकते हैं। यह प्रश्न यहां से निकलेगा, दादन व्यवस्था। जिसको हम पेशगी सिस्टम या पेशगी प्रणाली भी कहते हैं, जिसको आप एडवांस कहते हैं ना। हम लोग किसी को काम के लिए एडवांस देते हैं कि भाई ये तेरा एडवांस है, इतना पैसा ले और ये काम मुझे करके देना, बस उसी स्टाइल में आपको समझना है। दादन व्यवस्था में होता क्या है, व्यापारी बुनकर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक समझौता करते हैं, एक डील करते हैं कि आपको मेरे लिए इतना कपड़ा बनाना है और आपको ऐसा कपड़ा बनाना है। इसके लिए मैं आपको कॉटन यानी कि सूत, जो कच्चा माल है, वो मैं आपको दूंगा। व्यापारी कहता है मैं आपको दूंगा, आपको बदले में मुझे तैयार माल देना है। यह है दादन व्यवस्था। देखिए दादन व्यवस्था में क्या होता है, व्यापारियों द्वारा बुनकरों को कपड़ा बुनने के लिए कच्चा माल दिया जाता है। सबसे पहली बात तो कच्चा माल अर्थात सूत दिया जाता है, कच्चा माल दिया जाता है और कितना कपड़ा बनाना है, कितना कपड़ा बनाना है, कैसा कपड़ा बनाना है, कैसा कपड़ा तैयार करना है, यह भी तय किया जाता है। यह भी तय किया जाता है। यह है दादन व्यवस्था। बुनकर का खुद का कोई रोल नहीं है इसमें। बुनकर को आपको कच्चा माल मिल जाएगा, आपको कैसा कपड़ा बनाना है, कितना बनाना है, यह आपको व्यापारी बताएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। यह है दादन व्यवस्था। दो चीजें हैं इसमें, बुनकर को कच्चा माल देंगे, कितना कपड़ा बनाना है और कैसा कपड़ा बनाना है, यह भी उसको व्यापारी बताएंगे। तो ये दादन व्यवस्था कई बार आती है, जिसको हम पेश की प्रणाली भी कहते हैं। अब इसमें फायदा होता है बुनकर को, नुकसान भी होता है। अब इस दादन व्यवस्था का फायदा क्या है, देखो मैं यहां पे लिखता हूं। दादन व्यवस्था का लाभ क्या है। एक तो बुनकर को कच्चा माल मिल जाता है, उसको कच्चे माल के लिए भटकना नहीं पड़ता है, कच्चा माल मिल जाता है। दूसरा, कपड़े का खरीदार भी मिल जाता है, कपड़ा खरीदने वाला व्यापारी भी मिल जाता है। दोनों चीजें, उसको भटकना नहीं पड़ता है, कच्चा माल भी उसको व्यापारी देता है और वापस कपड़ा भी उससे व्यापारी खरीदता है। लेकिन नुकसान क्या होता है, नुकसान क्या होता है, एक तो इससे बुनकर की स्वतंत्रता घटती है। बुनकर अपने मन से कपड़ा नहीं बना पाता, उसको व्यापारी के इशारों पर चलना पड़ता है। अगर वो फ्री होता तो अपनी पसंद के डिजाइन के कपड़े बनाता, अपनी पसंद के हिसाब से वो कपड़ा तैयार करता, तो उसको ज्यादा फायदा होता, ज्यादा पैसा मिलता। लेकिन अभी यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका व्यापारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब उसका एग्रीमेंट हो जाता है तो उसको वही कपड़ा बनाना पड़ता है जो उसको व्यापारी कहता है, इसलिए यहां पर उसकी स्वतंत्रता कम हो गई। दूसरा, बुनकर को कम पैसा मिलता है, सारा पैसा व्यापारी को ज्यादा मिलता है। अर्थात यहां पर भी जो है लाभ कमाने वाला ज्यादा कौन है, व्यापारी है, कपड़ा व्यापारी। वहां पर स्वप्ना कम थी, यहां पर बुनकर कम है। वहां पर जो रुई खरीदने वाला व्यापारी ज्यादा पैसा ले रहा था,
यहाँ पर कपड़ा व्यापारी ज्यादा पैसा ले रहा है। तो ये दो का जो आपको ये पेयर बना के चलना है। यहाँ पर वापस देखिए, बुनकर और कपड़ा व्यापारी दो पार्टियां यहाँ पर, जैसे वहां पर स्वप्ना और रुई वाला व्यापारी था। अब यहाँ पर व्यापारियों द्वारा बुनकरों को कपड़ा बनाने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं और ये जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था को मैंने आपको बता दिया, इसको एक तरह से ये पेश की प्रणाली है। अब इस दादन व्यवस्था के आपको लाभ और नुकसान दोनों के दो बिंदु याद रखने हैं। लाभ तो ये है कि बुनकर को कच्चा माल मिल जाता है और उसको कपड़ा खरीदने के लिए व्यापारी भी मिल जाता है, क्योंकि वो व्यापारी के लिए काम कर रहा है एक्चुअल में। नुकसान ये है कि एक तो बुनकर की स्वतंत्रता कम हो गई, दूसरा बुनकर को कम पैसा मिला। ये चीजें ये आपको बहुत तरीके से याद करना है इसको, कपड़ा व्यापारी और बुनकर वाला जो सिस्टम। अब बुनकर के पास में देखिए क्या है, बुनकर के पास हथकरघा होता है, तो लगभग 20,000 रुपए में एक हथकरघा आता है और कम से कम 2 हथकरघे चाहिए, तो 40,000 रुपए तो उसको इन्वेस्ट वैसे ही करने पड़ते हैं बुनकर को, पूरे घर वाले और काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के 3,500 रुपए मुश्किल से वो कमा पाते हैं महीने में, तो उनका गुजारा नहीं चलता है। कहने का मतलब यह है कि स्थिति इनकी खराब है। इसके लिए सरकार को क्या है कि सहकारी समितियों के माध्यम से काम करना जरूरी है। कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती है, सहकारी समिति उनको लोन दे और उनका जो तैयार कपड़ा है या बुना हुआ कपड़ा है वो खुद खरीदे और उसके बाद में लोगों तक पहुंचाए, तो ये काम हो सकता है। तमिलनाडु में कोऑप्टेक्स नाम की बहुत अच्छी जो है वो दुकानें चलती हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं। यहाँ पे आपके दिया हुआ है कोऑप्टेक्स नाम की दुकानें हैं तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पर ज्यादातर याद रखने लायक बात है कि आपको बुनकर और कपड़ा व्यापारी की तुलना करते हुए चलना है। पेश की प्रणाली को याद रखना है, पेश की या दादन व्यवस्था को, और दादन व्यवस्था के नफा और नुकसान बुनकर के हक में क्या है वो आपको पता रखना है। फिर ये हथकरघा वाला तो इसकी सिस्टम, इसकी स्थिति है उसको बयान किया गया था। तो यहां पर आपको पता चल गया है कि कम लाभ किसको मिला और ज्यादा किसको मिला। यहां पर पहला वीडियो समाप्त होता है इस चैप्टर का, जिसमें हमने स्वप्ना जो किसान थी कुरनूल की, उसके साथ में जो उसने जिसको रुई बेची थी वो व्यापारी, फिर बुनकर और कपड़ा व्यापारी, 4 पार्टियों को पढ़ाए, 4 पक्षों को पढ़ाए। 2 को कम लाभ मिला है, 2 को ज्यादा लाभ मिला। लिखिए इसको, फिर हम दूसरे वीडियो में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।